ऑन पेज एसईओ में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, टेक्निकल एसईओ। इट इज पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ ओनली। टेक्निकल एसईओ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक तो हो गया कि आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी जो वेबसाइट है उस पर इमेजेस जब हम डालते हैं तो वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब ऑप्टिमाइज इमेज का क्या मतलब है? आजकल आजकल जो कैमरे आते हैं, मोबाइल के भी कैमरे अब पुराने जमाने के जो दूसरे प्योर कैमरे होते तो उनसे बढ़िया हो गए, है ना। कैमरे की क्वालिटी कैसे मेजर होती है? सब कितने मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है? मेगापिक्सल कितने? नहीं, इतना चल रहा है। मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मेरे ख्याल से 100 तक तो पहुंच गया है, 100 मेगापिक्सल जो फ्रंट रियर कैमरा है आपके मोबाइल का, ठीक है। जो पहले मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल लिया था कलर्ड वाला, नोकिया N96 का, पता नहीं कौन सा था, कीपैड वाला। उस टाइम उस 13,000 का फोन था वो, और 2 मेगापिक्सल उसमें कैमरा था। दो मेगापिक्सल, और उस टाइम 2 मेगापिक्सल भी बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, ये है 2004 की। मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल लिया था 2002 में। उस टाइम इनकमिंग की भी कॉल चार्जेस लगते थे, ठीक है। तो मेगापिक्सल में कैमरे की जो क्वालिटी है वो हम मेजर करते हैं, और ये जो क्वालिटी ऑफ इमेज है ये हमें वेब में जरूरत नहीं पड़ती इतनी सारी। ये मेगापिक्सल किस लिए होते हैं? कल को अगर आपको अपनी फोटो प्रिंट करानी है ना, तो वो कितनी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होगी, ब्लर तो नहीं होगी कहीं। 2 मेगापिक्सल की फोटो अगर आप आज नॉर्मल साइज में प्रिंट कराओगे, 5-7 एक नॉर्मल साइज माना जाता है फोटो में, जो एल्बम्स में लगता है। उस टाइम तो 4-6 का साइज भी चलता था, ठीक है। एल्बम में ज्यादा से ज्यादा A3 साइज होता है, फुल पेज, वो भी 2 मेगापिक्सल में चल जाता है। लेकिन आज 100 मेगापिक्सल की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आज आप वॉल साइज पोस्टर की बात करते हो। ये पूरी जो सामने दीवार है, इतना बड़ा मेरा फोटो लगाओ। नेता लोग जो लगाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने, उनकी बहुत बड़ी फोटो लगी हो, तो इसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ताकि जितना बड़ा मर्जी आप प्रिंट निकलवा लो, वो फोटो ब्लर ना हो। लेकिन हमारे वेब की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम इतनी हाई रेजोल्यूशन की फोटो अगर अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो हमारी वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी, तो ना के बराबर चलेगी, इतनी हैवी हो जाएगी। अगर हम आज नॉर्मल 15-16 मेगापिक्सल की भी बात करें
तो आपकी इमेज का साइज हो जाता है करीब 8-10 MB का, 8-10 MB। और ये 8-10 मेगापिक्सल पे भी 3-4 MB का फाइल हो जाता है, साइज हो जाता है। और 100 मेगापिक्सल पे तो कनेक्ट पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। तो इतने हैवी साइज की हमें कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट की दुनिया में। क्या साइज बताए थे मैंने? वो तो डायमेंशन, वेट कितना बताया था मैक्सिमम? मैंने बताया था कि जो फुल विड्थ इमेज होती है, जो अब स्लाइडर में जैसे ये वाली चल रही है सामने, इसका साइज भी 150 KB के आसपास होना चाहिए, 150 पौने 200 KB। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और जो छोटी वाली फोटो होती है, ये वाली, इनका 50 KB के आसपास, 50 से 100 KB के बीच में। और जो थंबनेल्स होते हैं आपके इस टाइप के, ये तो 5-10 KB के बीच में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन दो चीजों में बैलेंस होता है, क्वालिटी एंड वेट का बैलेंस, क्वालिटी एंड वेट का बैलेंस, है ना। अब इसको जरा हम अपने से कंपेयर करते हैं। मैं ओवरवेट हूं, है ना, और अगर हम बात करें इसकी भी, विकास की भी, या ईशान की बात करें, या इसकी बात करें तान्या की, तो ये इनको हम अंडरवेट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक जो स्टैंडर्ड वेट है उसको नॉर्मल वेट कहा जाता है, जो हाइट के हिसाब से होता है जनरली। ठीक है, तो माना जाता है कि जितनी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, उसमें से 100 माइनस कर दो, उतना आपका केजी में वेट होना चाहिए। यानी कि अगर किसी की हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसका वेट 75 किलो होना चाहिए। इससे ऊपर वो ओवरवेट है, इससे नीचे वो अंडरवेट है। ठीक है, ऐसी इमेज है। इमेज की जो क्वालिटी है, वो जितना ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन आप रखते जाओगे उतनी वो वेट बढ़ता जाएगा उसका। क्वालिटी उसकी ऐसी हो जाएगी, आप उसे जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो वो ब्लर नहीं होगी, है ना। इंसान को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता ना, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता मोटा हो गया। अगर वो भी स्ट्रेचेबल हो, स्ट्रेच करके लंबा कर दो, है ना, अपने आप वो सही लगने लगेगा। लेकिन इमेज को स्ट्रेच किया जा सकता है। इमेज को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्लर ना हो, इसलिए उसके पिक्सल जितने ज्यादा पिक्सल उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपकी इमेज के बारे में। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक फाइल में आप स्टोर करोगे उसका साइज तो बढ़ेगा, है ना। तो आपको अपनी इमेज का साइज उतना रखना है वेट में कि उसके जो डायमेंशन आपको रिक्वायर्ड है उस डायमेंशन में वो इमेज ब्लर ना हो किसी भी स्क्रीन पे, किसी भी स्क्रीन पे।
और हम चलते हैं मोबाइल फर्स्ट पे। हमारी पहली प्रेफरेंस रहती है हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी दिख रही है। मोबाइल स्क्रीन तो वैसी छोटी सी होती है। उसके बाद हम जाते हैं कहीं लैपटॉप पे। अब तो लैपटॉप भी छोटे छोटे आने लगे हैं। स्क्रीन जो है 10-10 इंच की आने लगी हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का जमाना है। हमें अपनी वेबसाइट क्या प्रेजेंट कहीं प्रोजेक्टर पे दिखानी है, कभी दिखानी पड़ेगी नहीं। प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए नहीं आपकी वेबसाइट कि आप क्वालिटी पे मेंटेन करें इमेज की, लेकिन इतनी भी ब्लर ना हो जाए कि लैपटॉप पे भी, मतलब इतनी भी लो क्वालिटी ना हो जाए कि लैपटॉप पे भी ब्लर हो जाए, या एलईडी पे तो कम से कम ब्लर ना हो 50 इंच की एलईडी पे। ठीक है, वॉल पे अगर आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसमें भले ही हो जाए ब्लर, क्योंकि हमारी वेबसाइट उस पर्पज से बनी नहीं है कि उसे प्रोजेक्टर पे दिखाया जाए। प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का यहां क्या मतलब हुआ कि आप क्वालिटी इतनी मेंटेन करो जो हमारी टारगेट ऑडियंस की स्क्रीन के लिए सुटेबल हो। टारगेट ऑडियंस की जो हमारी जो लगभग 80 से लेके 95% ऑडियंस जो है, टारगेट ऑडियंस हमारी, वो हमारी वेबसाइट को मोबाइल पे देखती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमें करना है कुछ भी, हम सीधा जेब से मोबाइल निकालते हैं और फिर हो जाते हैं। तो हमें अपने सारी डिजिटल मार्केटिंग को मोबाइल फर्स्ट रखना है। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट, क्योंकि मोबाइल सबसे अच्छा कंपेनियन बन चुका है हमारा। हाँ। आज मोबाइल ऐसा हो गया है कि मोबाइल अगर, मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे कहते भाई मोबाइल या मैं, बाढ़ में जा तू, मोबाइल पहले। इतना स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बन चुका है मोबाइल हमारा, क्योंकि हर सॉल्यूशन हम उस पर देखते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ फोन करते थे उससे, फिर क्या हुआ, मैसेज करने लगे। पहले मैसेज के लिए अलग पेजर आते थे। यूज किया किसी ने पेजर? मैंने किया हुआ। ये टेक्नोलॉजी सब हमारे सामने आई है। एसएमएस करने के लिए पहले पेजर यूज होते थे और उसमें पर लाइन चार्जेस जाते थे, पर लाइन। आज तो फ्री है एसएमएस। ठीक है, पेजर बेल्ट पे लगाए घूमते थे हम कमर पे, और उस टाइम जिसके पास पेजर होता था उसकी अलग ही पैशन होती थी। फिर मोबाइल आए, मोबाइल वाले तो राजा होते थे, है ना। तो अब तो नॉर्मल हो गया मोबाइल रिक्शे वालों के पास भी, और कई कई रिक्शे वालों के पास तो हमसे भी बढ़िया है, छीने हुए होते हैं। छीने हुए होते हैं, चोर बाजार जाने की क्या जरूरत है। तो खैर, इमेजेस की बात कर रहे हैं हम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप इमेज का साइज, वेट और डायमेंशन के बीच में बैलेंस रखो, क्योंकि आपके पेज का साइज जो इंक्रीज होता है वो वीडियो से भी नहीं होता, पता है। क्योंकि वीडियो मैं सजेस्ट करता हूं यूट्यूब से एम्बेड करो, तो वीडियो से भी नहीं बढ़ता साइज। साइज बढ़ता है इमेजेस से, क्योंकि इमेजेस कहीं से एम्बेड नहीं होती, वो तो यहां पे सीधा इंपोर्ट होती है सर्वर पे। और आज इसका भी सॉल्यूशन निकल गया है।
क्लाउड, क्लाउड पे रख लेते हैं लोग इमेज, वहां से सोर्स वहां का दे देते हैं। सोर्स देना होता है ना हमें इमेज का, IMG पढ़ा था हमने टैग लास्ट टाइम, IMG SRC इक्वल टू सोर्स दे देते हैं उस सर्वर का, इमेजेस का लोड वो सर्वर उठाए, क्लाउड, हमारे सर्वर पे इमेजेस का लोड ही नहीं। थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो अपनी वेबसाइट का वेट कम करने के लिए आप वीडियोस और इमेजेस को अपने सर्वर पे ना डाल के क्लाउड्स पे डाल देते हो। हाँ, वहां डेटा सिक्योर है। देखो सर, डेटा तो आपका कहीं भी सिक्योर नहीं है। हाँ, वो सिक्योर है। पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल ही क्या रहे हो आप? देखो सर, अब क्या करते हैं लोग, अपनी पर्सनल इमेजेस वीडियोस भी क्लाउड पे डालते हैं, फिर क्या वो सेफ हैं? सेफ तो आपके मोबाइल में भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपने हर ऐप को परमिशन दी हुई है गैलरी की। जहां आपने गैलरी को परमिशन दे दी, गैलरी की परमिशन दे दी ऐप को, तो वो तो सारा डेटा आपका जा ही रहा है। ठीक है? सो आज की डेट में डेटा कहीं भी सिक्योर नहीं है। आप ये मान के चलो, आपने खुद से परमिशन दी हुई है सबको। क्या लिखा था? हाँ, हाँ, वो इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। सोर्स की बात कर रहा हूं। सोर्स जहां आपने स्टोर की है इमेज, उसका लिंक मिल जाता है आपको, जहां भी आपकी साइट। अब देखो, ये देखो, अगर मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाता हूं, या मीडिया में जाओ, लाइब्रेरी, किसी भी इमेज पे आ जाओ, किसी भी इमेज, और नीचे जाओगे अगर, ये इसका सोर्स है, कॉपी यूआरएल, सोर्स कॉपी हो गया। तो ये देखो, ऐसे ही आपको क्लाउड पे भी सोर्स मिल जाएगा। हाँ, साइट पे कोई बंदा मेरी विजिट करता है तो वो कैसे दिखता है? नहीं दिखेगी तो वेबसाइट पे ना वो इमेज, क्योंकि हमने सोर्स फाइल क्लाउड में है, दिख हमारी वेबसाइट पे। क्लाउड खरीदना पड़ेगा आपको। हाँ, CDN नेटवर्क होता है। हाँ, CDN क्लाउड। ठीक है, ये क्लाउड प्लेयर जो है CDN, इसकी आप सर्विस ले लो। ठीक है, प्राइसिंग देख लो इसकी, थोड़ी बहुत तो फ्री होती है। कुछ स्टेट फ्री है। हाँ, कुछ ठीक है। अगर आपकी बहुत बड़ी ई कॉमर्स की साइट है, बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हजारों भी नहीं, 30-35 हजार प्रोडक्ट हैं,
तब आप क्लाउड पे जाओगे, क्योंकि इतनी इमेजेस का लोड आपका सर्वर पता नहीं हैंडल कर पाए नहीं कर पाए। इनके तो सर अपने सर्वर हो गए, इनके अपने सर्वर हैं, ये खुद कंज्यूम नहीं कर पाते, उस सर्वर को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये होस्टिंग भी देते हैं। AWS सुना आप लोगों ने? अमेजोन का ही सर्वर है वो। अमेजोन अपना सर्वर लोगों को देता है होस्टिंग के लिए, चार्जेस लेता है उससे। वो भी कहता है 1 साल फ्री में ले लो, है ना, और वो देता है VPS सीधा। लेकिन वो VPS जो है उसमें मैनेज्ड नहीं देता, सेल्फ मैनेज देता है। उसके लिए बड़ा टेक्निकल पर्सन चाहिए उस पर होस्ट करने के लिए वेबसाइट, है ना। वो टेक्निकल पर्सन की जो आप हेल्प लोगे वो इतने इतने पैसे ले लेगा, उससे अच्छा तो आप चुपचाप दूसरी होस्टिंग ले लोगे, ठीक है। अमेजोन पे लेते हैं जो टेक्निकल लोग हैं। मैंने बड़ा इस पर कोशिश की थी कि इस पे टाइम चाहिए, उसका पूरा डेडिकेटेड टाइम चाहिए, तो मैंने एक साइट होस्ट तो कर ली थी, लेकिन फिर उसे मैनेज करने में पूरा ऐसी तैसी हो जाती थी, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने फुल्ली मैनेज सर्वर लिया, जिसमें पूरा आपके पास इंटरफेस है, वही मैनेज करता है। VPS तो बहुत सस्ता होता है, VPS आपको मिल जाता है करीब 1200-1300 रुपये साल का, महीने का। लेकिन उसमें जब एड ऑन होता है ये टूल जो उसको मैनेज करने के लिए होता है, वो 3000 से ऊपर कॉस्टिंग पड़ जाता है। तो अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो उसे VPS सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट को जितना लाइट रखोगे, सर्वर को जितना लाइट रखोगे, वेबसाइट को नहीं सर्वर को, सर्वर पे अगर आप इमेजेस का लोड हटा दोगे, उसको क्लाउड पे ले जाओगे, तो आपकी वेबसाइट और अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। और हालांकि नॉर्मल वेबसाइट्स में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान रखेंगे। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी, प्लगइन्स भी आते हैं, जो आप इंस्टॉल करो, सारी इमेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन देखो मैंने इसमें डाला हुआ है। एक्चुअली इमेज ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं, मल्टीपर्पस आता है, WP ऑप्टिमाइज, ये रहा WP ऑप्टिमाइज प्लगइन है, इसको आप डाल लो। और भी कई चीजें हैं इमेजेस के अलावा जिनको ये ऑप्टिमाइज कर देगा। मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रहा हूं जो फ्री ना हो, ठीक है। क्या उसको छोड़ो ना, अभी WP ऑप्टिमाइज बता रहा हूं मैं। हाँ ये प्लगइन आप इंस्टॉल करो, फिर सेटिंग्स पे चलते हैं। देखो इसकी अभी सिर्फ इमेज वाला पार्ट देखेंगे हम। इमेजेस, ये देखो ऊपर, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस। उनको भी है ना, देखो नहीं, शुरू में तो डाल लो, पिछली तो ये अपने आप कर ही लेता है। पिछली वाली तो ये जब फर्स्ट टाइम आप इसे इंस्टॉल करोगे तो प्रोसेस आएगा इसका, है ना, वो ऑप्टिमाइज कर देगा पिछली। अब यहाँ पे आप कितना ऑप्टिमाइज करना है वो मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस। इधर की तरफ कंप्रेशन है और इधर की तरफ क्वालिटी है। आप क्वालिटी की तरफ रहना चाहते हो या कंप्रेशन की तरफ? हमने यहाँ ऑलमोस्ट बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, बीच में है बिल्कुल।
ये उसका साइज का वेट डायमेंशन सब ऑटोमेटिकली डायमेंशन पे नहीं जाए कुछ करेगा, ये सिर्फ क्वालिटी पे करेगा काम। क्वालिटी कम होगी तभी तो वेट कम होगा ना। क्या बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एससीएम रश की बात कर रहे हो क्या? हाँ तो देखो प्लगइन तो हर लाखों प्लगइन है ना। अगर आप फॉर्म की बात करो, फॉर्म का कोई एक प्लगइन है, किसी को कोई पसंद है किसी को कोई, है ना। थीम्स कितने सारे, मैंने आपको ओशन डब्ल्यूपी बताया एलिमेंटर में दिया। तो ये तो आपको देखना है आपने कौन सा प्लगइन यूज करना है। मैं तो आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, आप उससे बेटर प्लगइन है यूज करो, है ना। ये तो हमेशा थोड़ी यही बेस्ट रहेगा, या हमेशा ही थोड़ी ओशन डब्ल्यूपी चलता रहेगा, हालांकि 6 साल से तो मैं चला रहा हूं। अनइंस्टॉल कर दो प्लगइन को। देखो किसी भी प्लगइन को अगर अनइंस्टॉल करना है तो प्लगइन्स पे जाओ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओ, 2 स्टेप में डिलीट होता है प्लगइन। पहले उसको डीएक्टिवेट करो, जिन पे डीएक्टिवेट लिखा है वो एक्टिव है प्लगइन, ठीक है। एवरेज फॉर्म ही खत्म हो गया, ठीक है। अब मिलता ही नहीं है उसमें, वर्डप्रेस में, प्लगइन्स में हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर नहीं मिला था हमें उस दिन, ठीक है। पहले डीएक्टिवेट करो, ये देखो निंजा फॉर्म इसमें डीएक्टिवेटेड है ना। अब ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप डीएक्टिवेट कर लोगे उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर डिलीट कर लो इसको। हाँ वो हम देखेंगे आगे, इमेज की बात हो रही ना आज तो। तो इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर मैंने कई क्लाइंट्स को देखा है, उनको साइट हैंडल करा, हैंड ओवर करो, मान लो ई कॉमर्स की साइट है, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 MB की इमेजेस डाल देंगे, है ना। अब ऑप्टिमाइज भी तो एक लेवल पे ही होगा ना। अगर आपने 10 MB की इमेज डाल दी, कितने कर देगा उसे? 5 MB तक कर देगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपका जो साइज मैंने सजेस्ट किए हैं, अभी जैसे बताया कि 150 से हाँ 150, 160, 170 फुल विड्थ इमेज, और जो आपकी नॉर्मल इमेज है जो आप साइडों में दिखा देते हो टेक्स्ट के बराबर में, वो 50 KB तक, 50-60, और थंबनेल साइज अप टू 10 KB, ठीक है। तो पहले भी लिखवाई होंगी 1-2 MB या 10-12 MB इधर उधर बार बोल जाता हूँ, बट मतलब ये रेंज है, ठीक है। कौन सा? वेब स्टोरी ऑप्टिमाइज में। देखो मैंने अभी क्या कहा आपको, आप ऑनलाइन टूल्स यूज कर लो और ऑप्टिमाइज करके ही डालो उसको, है ना। एसईओ में जितने टूल्स आप यूज करोगे उतना, जब नया एल्गोरिदम आएगा आपका एसईओ का, गूगल का या किसी का भी, आपकी वेबसाइट को वो पेनल्टी देगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप एसईओ के लिए टूल्स मत यूज करो, ये तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल बताया मैंने। एसईओ के लिए टूल्स यूज नहीं करने हैं।
हमने एससीओ का कोई टूल यूज नहीं किया। ये जो हम रैंक मैथ एससीओ यूज कर रहे हैं, ये एससीओ का टूल नहीं है, ये कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने का टूल है। हाँ, ये कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने का टूल है। कई लोग ऐसे टूल्स कर लेते हैं जो लिंक बिल्ड करते हैं, है ना। तो जितने आप टूल्स की तरफ जाओगे, एससीओ के टूल्स की तरफ, मैंने अभी तक आपको एससीओ का कोई टूल नहीं बताया, क्योंकि वो ब्लैक हैट टेक्निक्स में आ जाते हैं, क्योंकि आप एससीओ करने के लिए रोबोट्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, ये टूल्स इंडस्ट्री में होते हैं यूज वहां पे जहां पे गलत काम करने हो, जहां पे वेबसाइट को फटाफट रैंक करा के बेनिफिट लेना हो और उसके बाद निकल जाना है ना। जैसे अभी एक कीवर्ड है अर्न इनकम फ्रॉम होम, इस पे आप ऐड नहीं चला सकते, ना फेसबुक पे ना गूगल पे, क्योंकि ये मिसलीडिंग कैटेगरी में आ जाता है। एक्स्ट्रा इनकम, इनकम फ्रॉम होम, अर्न इनकम पार्ट टाइम, ये सब कीवर्ड्स मिसलीडिंग कैटेगरी में आते हैं, भले आप जेन्युइन चीज दे रहे हो। इसके अलावा जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, है ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं इसे। रिहैबिलिटेशन कीवर्ड जो है उस पे आप ऐड नहीं चला सकते। ड्रग्स कीवर्ड पे आप ऐड नहीं चला सकते। डी एडिक्शन पे आप ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि एडिक्शन से मिलता जुलता है। तो इन चीजों की जब ऐड नहीं चला सकते तो लोग पता है क्या करते हैं, जो इन चीजों में इलीगली डील कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट का ब्लैक हैट एसईओ करा के फटाफट ऊपर रैंक कर जाते हैं, जितना बेनिफिट उठाना होता उठाते हैं और फिर निकल जाते, दूसरी वेबसाइट तैयार करते हैं। ठीक है, ये काम कौन करता है? कॉल सेंटर चल रहे हैं इतने सारे नोएडा में, इनमें से 90% कॉल सेंटर ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में जाते हैं, जिन पे छापे पड़ते ही रहते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाना। ठीक है, कैसे बेवकूफ बनाते हैं? एक वेबसाइट बनाई जिस पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट डाल दिए ब्रांडेड कंपनियों के, और प्राइस ऐसा दिखा दिया कि लालच में आ गए लोग और खरीद लिया। तो मान लो फोन की बात करें, आईफोन 15,000 में मिल रहा है जी, ठीक है, लेते हैं कई लोग। वो क्या करते हैं, गफार से उसकी डमी जो वैसा दिखता हुआ मॉडल होता है कॉपी, वो फर्स्ट कॉपी भी नहीं होती। वो जो होते हैं ना, जो डुप्लीकेट मोबाइल होते हैं जिसमें दिखाएगा तो वो एंड्रॉयड है लेकिन वो नॉर्मल फोन होता है, खूब मिलते हैं गफार में 3-3 हजार रुपए में। 3,000 का फोन 15,000 में चेप देते हैं और उसके बाद नंबर तो मिलता ही नहीं है कभी, जिससे आपकी पहले बात हो रही होती है। वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड नंबर होते हैं कॉल सेंटर में, सॉफ्टवेयर से जनरेट होते हैं वो नंबर। पहली बात तो उस पर इनकमिंग लगती नहीं है, वो सिर्फ आउटगोइंग के लिए होते हैं। हाँ, ठीक है, तो बहुत फ्रॉड कर वो लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए फटाफट ऐसे ब्लैक एसईओ कराते हैं टूल्स यूज करके और खत्म। क्योंकि वो टूल्स भी अब धीरे धीरे, क्योंकि गूगल ने अब एआई इंप्लीमेंट कर दिया अपने सर्च इंजन में, वो उनका रोल खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन जो आपके
तो जिसने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना, वो कभी ब्लैक हैट एसईओ नहीं कराएगा आपको, ठीक है। और आप करोगे भी नहीं ब्लैक हैट एसईओ, सिखाऊंगा भी नहीं आपको, ठीक है। वैसे भी उसके लिए कोडिंग चाहिए, बिना कोडिंग के आप ब्लैक हैट नहीं करते, ठीक है। ब्लैक हैट की एक टेक्निक बताता हूँ आज मैं आपको। ब्लैक हैट की एक टेक्निक बताता हूँ। देखो, हमें कंटेंट को यूजर फोकस रखना पड़ता है ना। यूजर कंटेंट अगर पढ़ेगा तभी तो इंटरेस्ट लेगा और कन्वर्ट होगा। अगर आप कंटेंट को कीवर्ड से भर दोगे, ओवर यूज करोगे कीवर्ड का, तो क्या होगा, यूजर भाग जाएगा, यूजर इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी वेबसाइट में। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक निकालें कि जो सर्च इंजन के रोबोट्स हैं और जो यूजर हैं, दोनों को बिल्कुल अलग पेज दिखाई दे। जब गूगल हमारी वेबसाइट पे आए तो हमारे जितने भी पेजेस हैं उसमें कीवर्ड का ओवर यूज वाला वर्जन दिखाई दे उसको। और जब यूजर आए, नॉर्मल यूजर हमारी वेबसाइट पे, तो उसको नीट एंड क्लीन वेल रिटन टेक्स्ट दिखाई दे, जहां कीवर्ड जहां प्रॉपरली यूज होना है वहीं यूज हुआ हो। तो इस टेक्निक को कहते हैं क्लॉकिंग टेक्निक। ये सबसे सक्सेसफुल टेक्निक मानी गई है ब्लैक हैट में। इसमें क्या होता है, कोडिंग लगा दी जाती है आईपी एड्रेसेस पे कि अगर ये सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं तो ये रोबोट्स के हैं और इसके अलावा सब नॉर्मल यूजर्स के हैं। रोबोट्स के आईपी एड्रेस की रेंज ही अलग होती है। देखो, आपके जो इंटरनेट पे आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है ना, वो हर पर्पस के लिए अलग है। हर सिटी की अलग है, हर स्टेट की अलग है, हर कंट्री की अलग है रेंज, हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए अलग है, ठीक है। रोबोट्स के लिए अलग है। जो इंटरनेट पे डिवाइसेस लगी होती हैं, स्विचेस, हब्स, ब्रिजेस, ये टेक्निकल टर्म्स हैं सारे जो नेटवर्किंग में हम पढ़ते हैं। तो मैंने क्योंकि एमसीए किया हुआ था तो मुझे ये सारे टर्म्स पता हैं। गेटवेज, राउटर्स, उन सबके अपने आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो रेंज अलग है। तो जो टेक्निकल लोग हैं उन्हें पता होता है कौन से आईपी एड्रेस की रेंज किसकी है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हमें इंटरनेट देते हैं कनेक्शन, उनके आईपी एड्रेस अलग होते हैं। और आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो वो खैर उस डिटेल में नहीं हम जाते, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि रोबोट्स वाले आईपी पे कंडीशन लगा दी जाती है कि इफ ये सेट ऑफ आईपी से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उनको ये पेज दिखाने हैं, अदरवाइज नॉर्मल यूजर को ये पेज दिखाने हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी टेक्निक है, अकेले काम नहीं करेगी, लेकिन और भी टेक्निक्स हैं ब्लैक हैट एसईओ करने की जो हम यहाँ मना करते हैं ना करने को। मान लो मैंने कहा कि भाई कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, यानी जबरदस्ती कीवर्ड नहीं डालने आपको, आप जबरदस्ती डाल रहे हो कीवर्ड, वो भी ब्लैक हैट टेक्निक है, ठीक है। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज रखना है,
और इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट, आपके पेजेस का वेट कम होगा ओवरऑल। और अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो 1 MB से ऊपर आपके पेज का साइज नहीं होना चाहिए। 1 MB इज डेडलाइन, मतलब हाँ तो डाल देते हैं ना, डालनी नहीं चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओवरऑल पेज का साइज 1 MB के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेज लोड वेबसाइट नहीं होती, लोड पेजेस होते हैं। कई लोग कहते हैं वेबसाइट का साइज 1 MB होना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई वेबसाइट में इमेजेस भी इंक्लूडेड है, पूरी वेबसाइट की, वेबसाइट में PDF फाइल्स भी हैं और अपनी फाइल्स भी हैं वेबसाइट की कोडिंग वाली, तो वो 1 MB में कैसे हो जाएगी, है ना। तो एक पेज का साइज 1 MB होना, मतलब मैक्सिमम, ये नहीं कि मैंने कहा 1 MB तो 1 MB होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB। उससे ऊपर है तो आप ओवरवेट होने की तरफ जा रहे हो, है ना। और एक लेवल के बाद उसे ओबेसिटी कहा जाएगा और वहां से फिर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। मेजर कैसे करेंगे, रैंक मैथ बता दो, ठीक है। देखो आप अगर इमेजेस की बात करें, मेन कल्प्रिट कौन है साइज बढ़ाने में, आपकी जो इमेजेस है ना वो घी तेल का काम करती हैं, फैट का काम करती हैं। जितनी ज्यादा इमेज आपकी वेबसाइट पे होंगी, मतलब पेज की बात कर रहे हैं हम, आपके पेज पे जितनी ज्यादा इमेजेस होंगी वो पेज रैंक करने में उतनी मुश्किल होगी। अब कई लोग कहेंगे गैलरी में तो खूब इमेज होती है, गैलरी को हम क्यों रैंक कराएंगे, गैलरी के पेज पे जाने दो इमेजेस। हाँ, रैंक तो हम कंटेंट वाले पेजेस को कराते हैं ना। तो जिस पेज को रैंक कराना है, जिन पेजेस को रैंक करवाना है, उनका वेट कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी कई लोग कहते हैं कि सर अब फोटोग्राफर की साइट है, वो क्या डालेगा, इमेजेस ही तो शो करनी है उसे पूरी वेबसाइट पे, वो कैसे लाइट वेट इमेजेस शो कर दे, उसे तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए। नहीं, कंटेंट भी होगा उसमें। तो फिर मेरा ये आंसर होता है कि भाई देखो, जो एक फोटोग्राफर है उसकी जो वेबसाइट है अगर वो हैवी है तो बाकियों की भी तो मजबूरी है, उनकी भी तो हैवी होगी ना। ये एक रेस है, जब एथलेटिक्स होता है, ओलंपिक्स होते हैं, तो उसमें जो रेसलिंग होती है या वैसे रेस होती है भागने वाली, तो उसमें कैटेगरीज होती है ना, वेट डिसाइडेड होता है कि इतने तक के वेट वाले इस कैटेगरी में आएंगे और आपस में लड़ेंगे, रेस करेंगे। उसमें भी वेट के अकॉर्डिंग होता है सारी चैंपियनशिप। तो जो सेम कैटेगरी के वेट वाले हैं तो वो इक्वली भारी हैं, वो उसी हिसाब से रेस लड़ेंगे। मैं एक नॉर्मल वेबसाइट की बात कर रहा हूं, फोटोग्राफी वाली की नहीं। अभी कॉमर्स साइट्स, उनका बेबी इमेजेस होंगी तो वो सबके लिए ही है ना, सिर्फ एक ई कॉमर्स साइट के लिए थोड़ी है। तो आपको रेस जीतनी है, अपना रेस जीतने के लिए वेट कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इमेजेस मेन कल्प्रिट हैं वेट इंक्रीज करने में। अब आपको देखना है आपके पेज पे कितनी इमेजेस हैं और उनका साइज क्या है। हाँ, वो तो ऊपर जाएगा, उसे रैंक भी नहीं कराना हमने। हाँ, उसको बढ़ने तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें जो पेजेस रैंक करानी है उनकी टेंशन लेनी है,
नहीं, वो तो मीडिया हो गया ना। देखो, ओवरऑल सर्वर की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है जितना ज़्यादा आप उसे ओवरवेट करते जाओ, चीज़ें डालते रहोगे उस पर। नहीं, आप डबल क्यों डालोगे? जो इमेजेस आप पहले यूज कर चुके हो वो तो ऑलरेडी मीडिया में पड़ी है ना, अब वहीं से इंक्लूड कर लो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं, दो जगह नहीं होगी। वो देखो, दोनों यूज नहीं होंगे, है ना। ये दोनों नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। WP ऑप्टिमाइज कहाँ गया इसमें? ये यूज कर रहा हूँ मैं मेन। इसको मैं हटा भी सकता हूँ, इमेजिफाई को, बहुत दिक्कत नहीं है हटाने में, ठीक है? सर, वो गैलरी से एम्बेड किया हमने, एक ही जगह है वो। आप एक इमेज को अगर 4 पेजेस पे दिखा रहे हो तो उसकी 4 कॉपी नहीं बन गई, एम्बेड हो रही है वो, वहीं पड़ी है। आप मत डाल देना अलग अलग, है ना। मान लो आपने 4 पेजेस पे डाली, आप हर बार अपलोड कर रहे हैं अगर, फिर तो वो 4 कॉपी हो गई। ऐसे मत करो। आपको पता है एक इमेज में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो 4 जगह दिखानी है, तो आप वहीं से गैलरी में जाके इंक्लूड कर लो, अपलोड करने की बजाय। ये देखो ना, मान लो हम किसी पेज पे आते हैं, अभी तो इस पे से मुझे बहुत कुछ हटाना है। इसी पेज पे आते हैं अपने हम, लोहिया नगर में। हाँ, हाँ, प्लगइन आपके सर्वर का वेट बढ़ाते हैं। प्लगइन जो आपको नहीं यूज करने उन्हें हटा दो, मुझे भी हटाने हैं बहुत सारे अपनी वेबसाइट। अब मुझे यहाँ पे मान लो कोई इमेज इंसर्ट करनी है इस पेज पे, है ना, थोड़ा बड़ा हो रखा है ये। अब मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसी इमेज यूज करनी है जो मैं ऑलरेडी किसी पेज पे यूज कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगा, इमेज, चूज इमेज। अब मैं अपलोड पे ना जाके गैलरी में से ही, यहाँ से ही चूज कर लूँगा इमेज को। इमेज चूज करना, हाँ, ये देखो, WP ऑप्टिमाइज इमेज सेटिंग्स, ठीक है। इमेजिफाई मुझे रिमूव करना है, ठीक है। इनवैलिड एपीआई की, ये इमेजिफाई जो है वो प्लगइन मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने WP ऑप्टिमाइज डाला था बाद में। हाँ, तो भी मैंने भाई ऑल टैग में क्या डिस्कस किया था, जब ऑल टैग बताया था इमेज का, ये ऑल टैग में क्या लिखा है, वीडियो मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, कीवर्ड डालना है। सब में फोकस कीवर्ड नहीं डालोगे, कम से कम एक में फोकस कीवर्ड डालोगे। ये उस दिन डिस्कस हुआ तो था, इमेज ऑल टैग। सब में, डिस्क्रिप्शन में भी, कैप्शन में भी, टाइटल में भी और ऑल्ट में भी फोकस कीवर्ड डाल दो एक इमेज में कम से कम, और बाकी इमेजेस जो उस पेज पे यूज हो रही हैं उसमें सपोर्टेड कीवर्ड डाल दो, मिलते जुलते कीवर्ड।
ठीक है। सो इमेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है टेक्निकल एसईओ का, टेक्निकल एसईओ। एक इमेज की सेटिंग हुई है, नहीं नहीं, आपने प्लगइन की सेटिंग की है, वो अपने आप मैनेज कर लेगा सब कुछ। नहीं, कुछ नहीं करना बाद में आपने, जो इमेज आप डालोगे। अब देखो ऑप्टिमाइज भी एक लेवल तक होती है ना। पहले तो थोड़ा उसको क्लियर करके डालो। हाँ, आप इमेजेस अपलोड ही ऐसे करो कि वो ऑप्टिमाइज होने के बाद ठीक रहे। अब आप 10 MB की डाल दोगे, कितना ऑप्टिमाइज कर लेगा? आपने 50% किया हुआ है ना क्वालिटी, और उसको सेंटर में किया हुआ है कंप्रेशन को, तो कितनी 10 की 5 बना देगा, तब भी तो ओवरवेट है वो। नहीं, मैंने आपको बता दिए हैं साइज पहले से ही। हाँ, तो 150 केबी से ऊपर किसी इमेज का जाने का मतलब ही नहीं बनता। 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1024, 1024 केबी होते हैं 1 MB में। अब आप देख लो 1024 केबी तक आपको ओवरऑल मेंटेन करना है, जिसमें टेक्स्ट भी है। ठीक है। हाँ, अगर स्लाइडर वाली इमेजेस हैं, 4 इमेजेस वो ले लो। 4 इमेजेस अगर 150 केबी की भी हैं तो कितनी हो गई? 300 600 केबी, है ना। बाकी तो छोटी छोटी इमेजेस तो 50 केबी की, 40 केबी की कितनी हो जाएंगी। हाँ, उसको उस पे तो कम से कम रखो, एक या 2 इमेज डालो बस उसमें। स्लाइडर तो डालो ही मत उनमें, स्लाइडर से होम पेज पे रहने दो। पेज का साइज ना इसमें देखो, ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं। स्मॉल एसईओ, ये वेबसाइट पे सारे टूल फ्री हुआ करते थे। हाँ, इसको भी सेंट आने के बाद this is factor integral URL in the box size. ये नहीं, ये सेंटा जो है डालना तुम्हें वेबसाइट पे, तो इसमें फ्लोटिंग इमेज प्लगइन करके सर्च कर लो। ठीक है। अब देखो इसमें मान लो हमें किसी पेज का साइज सेट करना है। हाँ, ओवरऑल साइज नहीं चाहिए। अरे बता दो भाई जल्दी।
हम्म, ये इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? कोई और पेज दो। अब देखो यहाँ पे इमेजेस 0.37 MB, जावास्क्रिप्ट 0.85 MB, CSS 0.17 MB, यानी कि ये दोनों मिला के ही CSS और JS मिला के ही 1 MB हो जा रहे हैं, है ना? तो ये दोनों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे, मिनिफिकेशन ऑफ JS एंड CSS, ठीक है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो मीटर दिखा रहा है ये डेंजर जोन है, 5 MB से लेके 20 MB तक। लेकिन जो ये वाला जोन है, ये पूरा जोन में अगर रहती है आपका पेज का साइज, तो ठीक है, 1.6 MB। ठीक है, तो बाकी हम कल CSS मिनिफिकेशन पे बात करेंगे, CSS JS पे, और टेक्निकल एसईओ में फिर और चीज़ें देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कैनोनिकल इश्यू, मैंने पहले भी जिक्र की थी इस बारे में, इसको कल आप याद दिलाओगे, कल ये भी डिस्कस करना है। चलो कल मिलते हैं। एक स्टूडेंट है हमारा, वो तो रिकॉर्डिंग पे ही है पूरा, है नहीं, एक है विंटो करके है, और वो मैं बताया था ना रात को, अच्छा, वो नाइट शिफ्ट करता है और सुबह उठ नहीं पाता, कहता है सर रिकॉर्डिंग ही मुझे भेज दिया करो। ओके, जितिन भी ऑनलाइन। अभी देखो ठंड बढ़ते बढ़ते सभी ऑनलाइन हो जाएंगे। नाइट शिफ्ट वालों को मैनेज करके कोई क्लास लॉन्च कर दो ना, कोई कीवर्ड बना के, अगर स्टूडेंट बहुत हो गए जो बेचारे नाइट शिफ्ट वाले करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख के, नहीं ये तो कर रहा है, लेकिन लोग ये भी तो चाहते हैं ना मुझे मिल जाए सीधी क्लास, लाइव मिल जाए, मतलब। हाँ, तो मतलब 9 बजे भी नहीं कर पा रहा ना वो, उधर भी बैठने का टाइम हो जाता होगा, हाँ, शिफ्ट का, या सो रहा होगा उस समय, सो रहा होता है वो। सो कल हमने क्या लास्ट में पॉइंट नोट किए थे कि डिस्कस करना है आज? कैनोनिकल इशू, CCS, JS और एक कैनोनिकल इशू। देखो हमारे जो
वेबसाइट होती है, भले ही हम वर्डप्रेस में बना रहे हैं, बैकग्राउंड में तो कोडिंग ही होती है सारी, बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी यहाँ। और कोडिंग की जनरली 3 फाइल्स होती हैं। एक वर्डप्रेस की अगर बात करें, वर्डप्रेस पूरा पीएचपी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, PHP तो एक प्रोग्रामिंग फाइल होती है पीएचपी की, ठीक है। इसके अलावा 2 और फाइल्स होती हैं, एक जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट, और एक सीएसएस यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये 3 तरह की फाइल्स होती हैं और बहुत सारी होती हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर हाँ, वर्डप्रेस में नहीं, मतलब वर्डप्रेस तो एक प्लेटफॉर्म है जो फाइल्स बना रहा है ना। जो आपका फोल्डर है वेबसाइट का, उसमें ये सारी फाइल स्टोर होती हैं जाके। सर PHP का फुल फॉर्म छोड़ो अभी, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग पढ़ने थोड़ी बैठे हैं यहाँ, ठीक है। सो यहां पे जो CSS है वो आपकी वेबसाइट की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है, कलर वगैरह, फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, इमेज की विड्थ, बॉर्डर्स, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग आप करते हो, किसी को बोल्ड कर दिया, किसी को लाल कर दिया, किसी को पीला कर दिया, होवर इफेक्ट्स, हर चीज के लिए CSS की फाइल में कोडिंग होती है। कस्टमाइजेशन है। हाँ, वेब पेज जो होता है इनका। ठीक है। तो जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइलिंग आपके पेजेस की, जिसे हम कहते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं उसकी मेकअप करने वेबसाइट का, तो जितना मेकअप होता है ना वेबसाइट का, वो सारा कोडिंग के थ्रू होता है, जो CSS फाइल में कोडिंग होती है। और जितनी भी फाइल्स बनती हैं हमारी, चाहे वो PHP फाइल हो, चाहे वो CSS फाइल हो, या जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना, ये सब लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब फॉर्मेट फ्री लैंग्वेजेस हैं। फॉर्मेट फ्री का मतलब कि आप कोड एक लाइन में भी लिख सकते हो, और एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मतलब अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हो। स्पेस के साथ भी लिख सकते हो, बिना स्पेस के भी लिख सकते हो। यानी कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट खत्म की अपनी प्रोग्राम की, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना एक लैंग्वेज में, ऐसी कंप्यूटर से बात करने की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह देते हैं। और जैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना, जब हम लिखते हैं इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह सब कुछ लगाते हैं हम, फुल स्टॉप लगते ही एक सेंटेंस खत्म, एंटर प्रेस करते ही दूसरा पैराग्राफ शुरू, है ना, यही होता है ना। तो यहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप प्रोग्राम जो लिखते हो, वो उस सेंटेंस खत्म होने के लिए कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। अब हम इंग्लिश में क्या करते हैं, फुल स्टॉप के बाद स्पेस दिया, तब लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर वो स्पेस ना हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है ना। लेकिन भले ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन मतलब तो चेंज नहीं हुआ ना उसका। आप डॉट के बाद अगर स्पेस नहीं भी लगाओ फुल स्टॉप के बाद, तब भी तो वो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई वहां। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जहां पे एक सेंटेंस खत्म होता है, आप चाहे नेक्स्ट लाइन में दूसरा सेंटेंस शुरू कर लो, या सेम लाइन में स्पेस देके या बिना स्पेस के भी शुरू कर सकते हो। तो जब हम CSS और JS को ऑप्टिमाइज करते हैं,
तो होता क्या है, इनके जो अननेसेसरी स्पेसेस जिनके बिना काम चल सकता है, या अननेसेसरी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एंटर प्रेस किया आपने, इनको रिमूव कर दिया जाता है फाइल में से, और इसको कहते हैं मिनिफिकेशन ऑफ .css एंड .js। मिनीफाई कर देता है इनको, मिनीफाइड फाइल यूज होती है वहां पे। मिनीफाइड मतलब अ फाइल विद अननेसेसरी स्पेसेस एंड कैरेक्टर्स रिमूव्ड। और जब आप स्पेस और कैरेक्टर्स वगैरह रिमूव करते हो तो फाइल की जो वेट होता है वो कम हो जाता है। ये सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं एसईओ को, लेकिन ये चीजें आपकी वेबसाइट का वेट, आपके पेजेस का वेट इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से उसे रेस में भागने में दिक्कत होती है। तो मिनिफिकेशन करना होता है इनका, ठीक है। और जो हमने WP ऑप्टिमाइज यूज किया हुआ है वो इसको भी हैंडल कर लेता है। दिखाता हूं अभी मैं आपको। ये सब टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है। दिस इज नॉट प्योर ऑन पेज एसईओ बट इट इज पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ ओनली। मतलब उसी की एक ऑन पेज में ही एक कैटेगरी और है कि आप टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, और कंटेंट पे जो काम करते हैं वो नॉन टेक्निकल होता है, वो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। यहां पे देखो अब WP ऑप्टिमाइज में आके नीचे था हमारा ये प्लगइन, इसकी सेटिंग्स में आओ। ये देखो मिनीफाई भी है ना इसके अंदर। सेटिंग्स में आओ, मिनीफाई, एनेबल मिनीफाई। इससे अभी मैंने जो बताया एक्स्ट्रा स्पेसेस जिनकी जरूरत नहीं है, आपकी CSS, JS, इवन HTML फाइल्स में से भी रिमूव हो जाएंगे अननेसेसरी स्पेसेस, और आपकी फाइल्स का वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर्ज कर दो पुरानी फाइल्स को। पर्ज क्या होता है? डिलीट परमानेंटली, है ना। करंट कैश 0 बाइट्स, टोटल कैश 0 बाइट्स। मतलब अब हमारी वेबसाइट जब कोई विजिट करेगा तो ये मिनिफिकेशन दोबारा होगा और फिर एक कैश बनेगी। कैश अभी बताऊंगा क्या होता है। सो आपको ये ऑन रखनी है। तो इनेबल हो गया, जितनी फाइल्स थी वो ऑटोमेटिकली जितना एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया इसने, लेबल कर दिया। अभी किया नहीं है। अच्छा, अभी हमने इसको इनेबल किया। हाँ, इनेबल किया, वो कर देगा जैसी कोई वेबसाइट विजिट करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्योर आपने जो पर्ज किया है, जो पुरानी फाइल्स कैश में पड़ी हुई थी, हाँ, वो रिमूव हो गई। वो रिमूव हो गई। तो रिमूव हो गई बिना हुए या डिलीट, मतलब फिर तो वो गायब नहीं, रिमूव भी हो गई? नहीं, कैशिंग से रिमूव हुई है। कैशिंग अभी बताता हूं क्या होता है। तो यहां पे अब ये काम करेगा, है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल एसईओ का, ये तो होगी मिनिफिकेशन। कैशिंग, कभी आपने देखा है जब आप कोई भी वेबसाइट फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो उसे खुलने में देर लगती है, लेकिन जब दोबारा खोलते हो उस वेबसाइट को बंद करके तो फटाफट लोड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी कुकीज उसमें बन जाती है। क्या है? केस वगैरह रहता है उसका, वो केस रहता है, वो क्लियर हो जाता है जब सेकंड टाइम खोलें। आपकी जो वेबसाइट होती है वो हर यूजर जिसने वेबसाइट खोली उसके डिवाइस में एक टेम्परेरी मेमोरी जनरेट करती है, कैश कहते हैं जिसे।
वही तो आपने कुकीज बताया था, तो उसकी कुकीज उसमें आ जाती है आपके। कुकीज, बेसिकली कुकीज थोड़ा सा अलग है, कैश अलग है। कैशिंग में वो सारी इमेजेस, वो सारे रिसोर्सेस एक्सेप्ट फॉर कंटेंट, बाकी सारे रिसोर्सेस यूजर के सिस्टम में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और जब भी नेक्स्ट टाइम फाइल आपकी वेबसाइट कोई खोलता है तो इमेजेस लोकली पिक कर लेता है। वो सर्वर से नहीं उठाता दोबारा इमेजेस, क्योंकि वो यूजर की कैश में स्टोर्ड है। कैश ब्राउजर की कैश मेमोरी होती है, आपके जो ब्राउजर होता है ना उसकी कैश मेमोरी होती है। आप देखोगे कभी भी जब आप अपने सिस्टम का स्पेस क्लियर करते हो, क्लीन अप करते हो, वैसे भी क्लियर ब्राउजिंग डाटा हाँ, तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा आता है ना, अदर सर ब्राउजिंग डेटा बेसिकली कैश है। अच्छा, अगर आपने ब्राउजिंग डेटा क्लियर कर दिया तो फिर से वो वाली सारी साइट्स फ्रेश खुलेंगी और फिर उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये कैशिंग जो है ये आपकी वेबसाइट की होनी चाहिए, और ये एक्सपायर भी होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। इसकी एक्सपायरी आपको सेट करनी पड़ेगी। वो वेबसाइट जिसमें कैश एक्सपायरी डिफाइंड नहीं है उसको नुकसान क्या होता है, देखो, वो ओपन तो होगी, लेकिन आपने मान लो कोई कंटेंट मॉडिफाई किया तो यूजर अगर वेबसाइट खोलेगा उसे पुराना कंटेंट दिखाई देगा। अच्छा, नया दिखाई कैश में से आ गया वो तो, हाँ ठीक है। नया तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक वो रिफ्रेश नहीं कर देता आपकी वेबसाइट को। बिना रिफ्रेश किए नहीं दिखाई देगा उसको नया तो कंटेंट। जनरली कोई भी यूजर होता है, मैं तो किसी वेबसाइट में 10 बार जा रहा हूँ तो मैं तो नहीं रिमूव करता, ये तो उनको करना चाहिए जो। हाँ, वो रिमूव करेंगे, हाँ। जिसकी वेबसाइट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। क्योंकि नया कंटेंट नहीं दिख रहा तो उसमें आपका नुकसान है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, जहां जहां भी मैंने जॉब की है, मेरे से कोई कहता था कि भाई ये इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट है जो वेबसाइट पे जाना है और पुराना हटा देना। तो मेरा क्या था, मैं तो सेम डे इंप्लीमेंट कर देता था, और जो चेयरमैन होता था हमारा वो कहता था कल बोला था आज हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, मतलब जब भी वो देखता था तो मैं उसे दिखाता था, सर देखो ये रहा मेरे मोबाइल पे, आप देख लो कंटेंट अपडेटेड है। कहता मेरे यहां देखो, यहां तो नहीं आ रहा। तो मैं उनसे कहता था सर रिफ्रेश करो, आप रिफ्रेश करके आ जाता था। तो वो कहता था ये तो गड़बड़ है। मैंने कहा सर देखो, आप वेबसाइट रोज विजिट करते हो, लेकिन हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत दिन बाद विजिट करता है। ये हमें सर मैनुअली करना पड़ेगा ना, वेबसाइट अगर बन रही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, हॉटस्पॉट ऑन करना था। सर अपनी वेबसाइट को तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा भाई हर तरह के आपके हर तरीके से यार प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, तो बहुत कर रहा हूँ, मैं तो नहीं देता हूँ उंगली वाले प्रॉफिट तुम्हारे जैसे दोस्त और हर समझ में कहाँ गए थे? मोबाइल पे लेगा ना
हाँ वो एक्चुअली यहाँ लाइट कट हुई है ना, तो नेट चेंज हुआ है। ओके सो कभी ऐसा हो कि मैं गायब हो जाऊं मीटिंग से, तो समझ लेना कि यहाँ पावर कट हुई है, ठीक है, और नेट चेंज करने में टाइम लगता है। ओके सो कैशिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यूजर के सिस्टम में कितने दिन तक कैश मेंटेन रखनी है, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको देखना है। आप अपनी वेबसाइट को कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हो। मान लो मैं अपनी वेबसाइट को हफ्ते में एक बार अपडेट करता हूं, यानी कि सपोज ब्लॉग ही डालता हूं कोई हफ्ते में एक बार, तो मैं अपनी वेबसाइट की कैश 7 डेज की कर दूंगा। लेकिन आइडियली माना जाता है कि 20 डेज की कैशिंग रखो आप, ठीक है। तो यहां पे देखो कैश का भी ऑप्शन है, एनेबल्ड है, ठीक है। पीरियड सेट लीजिए और यहां देखो कैश लाइफ स्पैन 15 दिन दिया हुआ है हमने, यानी कि हर 15 दिन में कैश क्लियर हो जाएगी यूजर्स के सिस्टम से। जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट कभी खोली थी, सबके सिस्टम से कैश क्लियर हो जाएगी। मैडम आज बहुत लेट हो गया। ठीक है, सो यहां से आप डिफाइन करोगे। अच्छा, 0 टाइम आफ्टर विच न्यू कैश वर्जन विल बी जनरेटेड, 0 इक्वल टू ओनली व्हेन कैश इज एम्प्टीड। मतलब अगर आप इसको 0 रखोगे ना, तो हर बार आपकी वेबसाइट नई की तरह ही खुलेगी, है ना। ये भी नहीं करना हमें, क्योंकि अगर आपका कोई यूजर बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो तब तक उसकी वेबसाइट फास्ट खुलती रहे, जब तक आपको लगता है कि इतने दिन बाद आप कंटेंट अपडेट करते हो, तो उतने दिन तक तो उसकी फास्ट खुलती रहे, ठीक है। हाँ, इस बीच में अगर उसने रिफ्रेश किया तो फिर उतना ही टाइम लगेगा जैसे नई वाली खुलती है, ठीक है। और 15 दिन से पहले आपने अगर कंटेंट अपडेट किया, तो जब तक वो रिफ्रेश नहीं करेगा, नया कंटेंट उसे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप कभी आजमा के देखना, मैं कभी भी जब आप लोगों को मैंने होस्टिंग दी थी, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इमीडिएट नहीं चलती वो, और इमीडिएटली अगर चेक कर लो तो वो कैश में चली जाती है। उसके बाद हो भी जाता है, तब भी एरर आता है। वेबसाइट रन हो जाती है, मेरे पास एरर आ रहा होता है, फिर मैं दूसरे ब्राउजर पे खोल के देखता हूं, वहां खुल जाती है। आपके वेबसाइट पे हुआ। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जो डेली की डेली कुछ ना कुछ नया डालते हैं, तो वहां तो 0 ही रखते होंगे उसको। 1 रख लेंगे वहां पे, 1 डे, क्योंकि अगर डेली अपडेट चाहिए तो हाँ, वो तो खुलेगा नहीं किसी को, बिल्कुल, पुराने बिल्कुल। कंटेंट मिलता है। ठीक है। सो यहां पे कैश सेटिंग्स, जनरेट सेपरेट फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, सर्व कैश पेजेस टू द लॉग्ड इन यूजर्स ओनली। यानी कि जिन्होंने लॉगिन किया हुआ है आपकी वेबसाइट पे, अगर आप लॉगिन फैसिलिटी दे रहे हैं, तो कैशिंग सिर्फ उनके लिए एनेबल हो, नहीं, सबके लिए। सबके लिए रखो, है ना। तो कैशिंग भी आपका टेक्निकल एसईओ में आता है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं अगर कंपटीशन बहुत टफ है। अगर कंपटीशन नॉर्मल सा है, फिर तो इन चीजों को आप इग्नोर भी कर लेते हो, बट ये टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्डप्रेस में जब फाइल साइट बनती है आपकी, ये चीजें
प्लगइन्स के थ्रू आसान हो जाती हैं, ठीक है। और अगर कोडिंग से करनी है तो कोडिंग समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, वो फाइल बस आपको अपने सर्वर में डाल देनी है, आपकी सारे टेक्निकल एसईओ से हो जाएंगे, ठीक है। सर्वर में कहाँ पर? रूट पे, जो आपके सर्वर का मेन फोल्डर है उसमें। अच्छा, जो हमने वेबसाइट हाँ, इसको कहते हैं .htxs फाइल। हमने तो कहा बनाया, हमारा तो अपने बनाया हुआ। नहीं, आपकी तो वर्डप्रेस में बनी हुई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। और अगर कोडिंग में होती तो आपको एफटीपी दिया जाता, एफटीपी से अपलोड कर दो। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से अपलोड कर लेते हैं आप। तो यहां पे ये जो टेक्निकल एसईओ का एक पॉइंट है वो है कैशिंग। एक और पॉइंट है क्लीन यूआरएल। क्लीन यूआरएल किसे कहते हैं? पहले तो हमने बात नहीं की ना क्लीन यूआरएल की अभी तक। ये देखो, एक वेबसाइट मैं दिखाता हूं आपको। इस वेबसाइट का जब तक एसईओ मेरे हाथ में था तो इसके 10 कीवर्ड टॉप 10 में थे। अच्छा, वो कॉलेज वाली? हाँ, 10 कीवर्ड। अब मुश्किल से ही कोई दिखता है इसका। ओके, अगर मैं यहां पे कोई भी एक पेज खोलता हूं, जैसे करंट प्लेसमेंट्स, यहां क्या आ रहा है? करंट प्लेसमेंट्स डॉट HTML। ये HTML नहीं आना चाहिए, शायद डिस्कस किया था पहले मैंने, है ना? हाँ, ये सर डिस्कस किया था। हाँ, सिक्योर सिक्योर तो है ही, लेकिन ये बिना .html के चलना चाहिए। प्लेसमेंट से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लेसमेंट पे ही है। ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, ऐसे आता है क्या? खुल तो ऐसे भी रहा है, लेकिन इन्होंने लिंकिंग गलत की हुई है, ठीक है। इसको हैंडल तो किया हुआ इन्होंने कि अगर हम .html हटाएं तो एरर ना आए, लेकिन उसको यूज करना भूल गए हैं। हाँ, ये लिंक्स चेंज करने थे इन्हें, लिंक्स में से .html हटाना था, यूआरएल में से, है ना? वो नहीं हटाया इन्होंने। वो अगर हटाना हो तो किधर जाए? कोडिंग वाली साइट में जो है ना, यूआरएल मेंशन करना पड़ता है जब आप लिंक बनाते हो। href इक्वल टू, है ना? href जो है सोर्स होता है, यूआरएल, वहां पे इन्होंने .html मेंशन किया हुआ है। दिखाऊं अभी? ये देखो, प्लेसमेंट्स का था ना, करंट प्लेसमेंट्स, इसको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूं। देखो, ये देखो, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? href इक्वल टू करंट डैश प्लेसमेंट्स डॉट HTML। तो यहाँ से HTML हटाना चाहिए। हाँ, यहां से HTML हटाना चाहिए उन्हें, ठीक है। लेकिन ये जब फाइल बनाई होगी तो HTML की फाइल होगी तो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया होगा HTML, यहाँ लिखा हुआ जो है। हाँ, मतलब ये इन्होंने उसको अपग्रेड करके ये हटा देते। हाँ, हटाना चाहिए था ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको हटाने से, HTML हटाने से। हाँ, HTML हटाने से टेक्निकली ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं फाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसी सभी फाइलों पे लागू होता है। फाइल तो यही रहेगी। हाँ, फाइल तो यही रहेगी, लेकिन ब्राउजर में जो दिखाई देगा यूआरएल, वो बिना एक्सटेंशन के दिखाई देगा। इसका मतलब अपनी वेबसाइट के हर सेटअप में जाकर के हमें HTML और WP फाइल जो पीछे होता है, हाँ, वो सब रिमूव करने हैं, ठीक है। .php या .js या .html ये सब नहीं दिखने चाहिए। फिर इनमें सर्च करना। हाँ, ये कोडिंग के लिए करना पड़ेगा। और जैसे ही जब हटा देते हैं तो हम कैसे पता कर पाते हैं ये फाइल किस उसकी बनी हुई है? जैसे अभी तो HTML से क्लियर हो रहा है ये HTML फाइल। यूआरएल के अंदर डॉट के बाद कुछ भी लिखा है अगर, हाँ, तो वो रिमूव करना है। नहीं यहाँ तो अच्छा ठीक है, लेकिन अपने पास कहीं वो फाइल सोर्स अगर सेव होगी वहां तो HTML लगा ही रहेगा। वहां तो रहेगा,
यूआरएल से भूल जाऊंगा ये फाइल कौन सी, ऐसा देखो सर, इसमें ना जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है वही फाइल होती है जनरली। अच्छा इन्होंने ये HTML में बनाई हुई है। वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती हैं वो PHP में बनती हैं। नहीं, किसी फाइल को अगर उसके पीछे उसका सोर्स नहीं लगा हुआ है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस उसमें बनी हुई है, HTML में बनी है या किसी और में बनी मतलब आप किसी और की फाइल की बात हाँ, कर मतलब रहे एक जगह कहीं पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं हाँ। और पीछे ये सोर्स नहीं आ रहा है जो हो सर? देखो, जहां पड़ी है वहां तो होगा ये हाँ, तो हो सोर्स, गई जाए ऐसी बात। सिर्फ URL से गायब कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, उसमें फिर नहीं जाना, मैं डीपली केवल हाँ। URL से connect करके ये काम करता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका क्लीन URL। वर्डप्रेस में ये काम अपने आप हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस जो URLs बनाता है वो क्लीन बनाता है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था डैश होना चाहिए हर URL में, और कुछ नहीं, स्पेस भी नहीं होना चाहिए। हर जगह डैश लगाते हैं। हाँ, अगर आपने स्पेस दे दिया किसी भी चीज के नाम में तो वो %20 अपने आप लगा लेता है बीच में। ये क्या होता है %20 स्पेस की जगह लगाया जाता है। वो स्पेस हो गया मतलब इतना। हाँ, तो वो आपके URL को डिस्टर्ब करता है फिर। मतलब जितनी भी कोडिंग कहीं भी यूज करें डैश लगा सकते हैं, बिल्कुल, बाकी चीजें कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं। ओके, ये हो गया आपका क्लीन URL। अब आते हैं हम कैनोनिकल इश्यू पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैनोनिकल इश्यू। थैंक्स टू वर्डप्रेस हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन कोडिंग में तो ये दिक्कत आती है, पेजेस डुप्लीकेट हो जाते हैं जबकि डुप्लीकेट है नहीं। आपको एग्जांपल बताता हूं। एक वेबसाइट है वो ऐसे खुलती है www.rsm-digital.com, और यही वेबसाइट ऐसे भी खुलती है rsm-digital.com, मतलब बिना www के भी और www के साथ भी खुल रही है, दोनों वर्जन खुल रहे हैं। तो भले ही वो डुप्लीकेट नहीं है फाइल, लेकिन फिर भी सर्च इंजन उसे डुप्लीकेट मानेगा। वो दो फाइलें मान के चलेगा इसको। और अगर आपकी HTTP HTTPS वो भी दोनों में खुल रही है तो 3 वर्जन हो गए। फिर तो 3 वर्जन हो गए। तो सबसे पहले तो वो SSL वाली चीज तो रिमूव कर देनी चाहिए, HTTP। हाँ, मतलब दोनों में से एक पे खुलनी चाहिए, रीडायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपकी HTTP पे खुल रही है तो उसे रीडायरेक्ट करो HTTPS पे, ठीक है। प्लगइन यूज करो। कौन सा प्लगइन सर? रीडायरेक्ट के बहुत सारे आते हैं, है ना। सीधा आप सर्च करो प्लगइन HTTP to HTTPS रीडायरेक्ट, अपने आप दिखा देगा कौन कौन सा प्लगइन, ठीक है। www नॉन www है ना, दोनों वर्जन नहीं चलने चाहिए। इसके लिए आपको वर्डप्रेस में प्लगइन की जरूरत नहीं, सब अपने आप मेंटेन करता है वर्डप्रेस। जनरली सारी वेबसाइट ऐसे चल जाती है। देखते हैं इसको, ये www पे चल रही है अभी। इसको अगर मैं ये रिमूव कर देता हूं, जे तो लगा दो। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये अपने आप वापस www आ गया, यानी कि नॉन www पे नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब अगर मेंशन कर रहा है बाद में ऑटोमेटिकली लेके तो ठीक है। अगर मैं www हटा के भी कर रहा हूं तो भी www पे ही चल रही है। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो बिना www लिए चल जाती है। वो आपकी मर्जी, आप किस वर्जन पे चलाते हो। अच्छा। मेरी वेबसाइट देखो नॉन www पे चल रही है। हाँ, तो ये रिमूव करना चाहिए। मतलब चॉइस है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन दोनों पे नहीं चलनी चाहिए, एक पे ही एक पे ही चलनी चाहिए।
अब देखो ये बिना ww के चल रही है ना, अब मैं यहां ww लगा देता हूं, देखो फिर उसी पर आगे हाँ देखते हैं, लोड होने दो। ये फिर देखो नॉन डब्ल्यू पे ही आ गई अपने आप। तो आपकी नॉन डब्ल्यू पे चल रही है। हाँ मेरी नॉन डब्ल्यू पे चल रही है और उनकी डब्ल्यू पे चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे चले, लेकिन दोनों पे नहीं चलनी चाहिए, रीडायरेक्शन होना चाहिए कि अगर आपकी डब्ल्यू पे चल रही है और किसी ने नॉन डब्ल्यू टाइप कर दिया तो वो डब्ल्यू पे ही पहुंच जाए। इसको भी कैनोनिकल इश्यू कहते हैं अगर दोनों पे चल रहा है। उसको रिमूव कैसे करेंगे? वर्डप्रेस में तो अपने आप हो गया। ये क्या हो गया? ठीक है, इसको ऑन करना पड़ेगा। ये किसी ने बाहर से एमसीबी उठाई है, रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यू करनी है। हाँ वो तो चलती रहेगी। हाँ सो ये सब टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स हैं। वर्डप्रेस पे ऑटो रिमूव कर दिया उसने। हाँ उस पे हम कोई भी काम कर रहे हैं उस पे ऑटो रिमूव हो गई है, वो उसमें कुछ करना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। कोडिंग में कैसे करना है? कोडिंग से जो मैंने कहा ना आपको .htxs फाइल दूंगा मैं, उसके अंदर इसकी भी कोडिंग होती है। अच्छा कि वैसे मैं ऑनलाइन दिखा देता हूं अभी आपको। .htxs कोड फॉर www to non www, ठीक है। अब इसकी कोडिंग ये लिखी हुई है, देखो मैं नोटपैड पे ले लेता हूं इसको। ये इसकी कोडिंग है। रीराइट COND %HTTP_host ब्रैकेट क्लोज #, then www/.example/.com nc। यहाँ example.com जो है, एग्जाम्पल की जगह आपका डोमेन आ जाएगा, और .com है तो .com आ जाएगा, .in है तो .in आ जाएगा, ठीक है। फिर रीराइट, इसको रीराइट करना है इसमें। अब ये ऊपर कह रहा है कि www वाले को रीराइट करना है, http://example.com www हट गया। सो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्डप्रेस में तो खैर अपने आप हो ही जाता है, कोडिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कोडिंग वाली साइट में ये इश्यूज आएंगे, आपको वहां रिमूव करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये इश्यूज होते हैं। तो थ्योरी पार्ट नहीं है सर आपके पास पूरे कोर्स का? PDF पढ़ी तो है, मैं दे दूंगा। चलो होता क्या है ना, जैसे कोई करेक्शन हमने पढ़ा तो है, अब दिमाग में नहीं आ रहा है तो वो पर्टिकुलर जाके रिमूव कर लें। आपको लास्ट में हुई है
मिल जाएंगे। वैसे मेरे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रात को सुन के वीडियोस बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैं भी काफी हद तक कर लेता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है पूरा सारी क्लास। ओके, सो ये हमारी .htxs फाइल की कोडिंग थी www को नॉन www में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर उल्टा करना है तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, ये लाइन ऊपर आ जाएगी। ये .com के बाद वाली कौन सी सर? नहीं, ये देखो, ये www वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, और ये वाली लाइन HTTP वाली यहां से ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, वो आप इंटरनेट पे हर कोडिंग है, सर्च कर सकते हो। रिवर्स सर्च कर लो, नॉन www टू www, है ना। ऊपर इसके आ गया, उसके बाद अप्लाई कैसे करना? ये आपकी कोडिंग ये .htxs फाइल में जाएगी। HTXS फाइल। हाँ। वो कर रही है। वो आपके साइट के रूट पे होती है, अभी तो बताया था। हाँ। आपके साइट के मेन फोल्डर में वो फाइल ऑलरेडी होती है। htdocs में। htdocs में नहीं। अच्छा, आप लोकल होस्ट की बात करो तो htdocs में आपको htdocs के अंदर आपकी वेबसाइट का फोल्डर, और फोल्डर के अंदर ये फाइल डालनी पड़ेगी आपको। हाँ, htdocs के अंदर, आपके फोल्डर के अंदर। और वैसे लाइव है अगर, तो फिर तो आपका जो मेन फोल्डर है, जो आपको FTP के थ्रू दिया जाएगा, आप लॉगिन करो। अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, मेरा वो फोल्डर कहाँ है? जब आपको मैं FTP दूंगा तो आपका जो लॉगिन होगा आपके रूट फोल्डर में ही जाके होगा। नहीं, आप क्यों देंगे FTP? तो मेरी वेबसाइट है, मैं किसी को दूंगा ना, अगर किसी से काम कराना चाहता हूँ। हाँ, उसको दोगे आप। हाँ बिल्कुल, है ना। लेकिन मेरे कंडीशन में वो कहाँ है? मैं कैसे FTP क्रिएट करूंगा अपना किसी को देने के लिए, या आज की डेट में वो फोल्डर मेरा कहाँ दिखेगा? आप FTP, आपको मैं FTP अकाउंट दूंगा, वो आप किसी को दोगे। आपके पास है मेरी इस वजह से। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मेरी अपनी होस्टिंग होती तो वो सारी चीजें मेरे पास होती। हाँ, अच्छा, मेरी वेबसाइट वो भी आपके पास ही है। देखो, इन चीजों की हमें वर्डप्रेस में जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। तो ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि आपको FTP अकाउंट चाहिए तो बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो आपको इसलिए नहीं दिया गया, पता लगा आपने लॉगिन किया, कोई फाइल इधर उधर हो गई तो वर्डप्रेस फिर दोबारा पूरा इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। अभी जैसे उस दिन आप FTP के बारे में बता रहे थे। हाँ। अभी कोई क्लाइंट है, हाँ। जिसकी कोडिंग वेबसाइट है, उसका FTP नहीं बना हुआ है, तो वो देगा आपको बना के। वो देगा, या वो यही कहे आप ही क्रिएट कर लो? तो फिर उससे को लाओ होस्टिंग। अच्छा, वो फिर हमें होस्टिंग देगा, फिर हम क्रिएट वो होस्टिंग देगा। हाँ। उसमें एक ऑप्शन होता है FTP अकाउंट, उस पर आप क्लिक करोगे, न्यू अकाउंट बनाओगे, वो एक होस्ट की तरीके से एक और अकाउंट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप उस पर लॉग इन करोगे, आप ऑलरेडी रूट फोल्डर पे जाओगे। आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे एक .htxs की नोटपैड फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल बनती है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन होगा .htxs, नाम कुछ नहीं होगा। अब वो तो डालना हमें किसी, कुछ भी नहीं होगा नाम, वहां नहीं होगा, लेकिन हमें तो अपना डोमेन फिर डालना होगा। उस फाइल को आप FTP के थ्रू रूट फोल्डर में पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट होता है बस। ठीक है, ये पूरी फाइल मैं आपको दूंगा htxs की बनी बनाई, आपने बस अपने डोमेन का नाम चेंज करना होगा उसमें, दैट्स इट। ठीक है, जहां example.com लिखा है वहां पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, और कुछ नहीं करना आपने। और अभी मेरी वर्डप्रेस में बनी हुई है, मुझे अपने उसमें कहीं जाके कुछ इनेबल वगैरह कुछ करना है? कुछ नहीं करना आपको तो उसके अभी लिए। ऑटोमेटिकली वो www पे ही खुल रही है। चेक करो, www पे नहीं खुल रही होगी, आपकी नॉन www पे खुल रही होगी। HTTPS अच्छा ठीक है, इसको लगाने के बाद www आप बोल रहे हैं। भाई ये आपकी मर्जी, आप किस पे खोलना चाहते हो।
अपना तो अभी जैसे मेरी HTTPS पे खुल रही है, मैं उसको www पे डालना चाहता हूँ, तो मुझे अभी वर्डप्रेस में क्या करना पड़ेगा? कोडिंग की तो आपने बता दी मुझे। तो आप प्लगइन डाल दो, क्या प्लगइन? नॉन www टू www हाँ, प्लगइन डल जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ सर, ये जो वेबसाइट है मेरी, जैसे HTTP पे खुल रही है, HTTPS पे नहीं खुल रही है अभी भी नहीं हुई, नहीं। बाकी सबकी हो गई। तो समस्या है वो SSL वाली प्रॉब्लम। हाँ, वो तो तुम्हारी नहीं हुई बस, है वो आज मैं चेक करूँ। ओके, एक चीज और, कैनोनिकल इश्यू में ही एक और कैनोनिकल इश्यू होता है जिसकी वजह से डुप्लीकेट हो सकती है। जिम्स की वेबसाइट देखते हैं जरा। यहां पे मैं होम पे जाता हूं, अब होम पे क्या लिखा हुआ है, होम पे क्लिक करते ही jagannath.org/index.html, यहां भी क्लिक करता हूं तब भी ./index.html। ये होम पेज है ना, होम पेज ही तो है। ये होम पेज ऐसे भी खुल रहा है, ये होम पेज ऐसे भी खुल रहा है खुलना है, ऐसी चीजें। और index.html से भी खुल रहा है, यानी कि एक ही पेज दो यूआरएल से खुल रहा है, दो यूआरएल से खुल रहा है, तो डुप्लीकेट हो गया ना, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसमें डुप्लीकेट कौन सा है? कोई सा भी हो, है डुप्लीकेट। मतलब दो हो गए। दो पेज हो गए और दो पेज पे सेम कंटेंट है ना। डुप्लीकेट कंटेंट तो पसंद नहीं है ना गूगल को। तो ये भी आपका जो इंडेक्स पेज है वो होम पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, रूट पे। हमारी देखो जरा, ये हमने होम पे क्लिक किया तब भी वहीं खुल रहा है। क्या हो गया, वेबसाइट का स्लो हो गई है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। अच्छा, इससे चल रही है, अब तो मोबाइल से चल रही है। ये देखो कहीं आया index.html, तो ये राइट वो है ना तरीका। ये राइट तरीका है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करें? वो फिर कैनोनिकल इश्यू .htaccess फाइल में रीडायरेक्ट करके इंडेक्स टू नॉन index.php को वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके होम पे वो करना पड़ेगा। उसका कोड भी ये देखो, वर्डप्रेस पे कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस पे इशू नहीं आता। देखो वर्डप्रेस हमारा आधा ऑन पेज एसईओ तो अपने आप ही कर देता है ना। और एक बात और बताऊं, राज की बात, वर्डप्रेस की फाइल, वर्डप्रेस की वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाती है कंपैरेटिवली। टेक्निकल इश्यूज काफी शॉर्ट कर दिए। हाँ, टेक्निकली बहुत साउंड वेबसाइट बनती है। सारी कोडिंग से कितना भी दिमाग लगाए, मिस्टेक की संभावना है। हाँ, ये कोई गलती नहीं रहने देता वर्डप्रेस। इसमें बस एक ही हल्का सा डिसएडवांटेज है, कोडिंग के मुकाबले वर्डप्रेस की साइट थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। ये बस एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज इतने सारे हैं कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से रैंक हो जाती है एज कंपेयर टू कोडेड वेबसाइट, ठीक है। सो ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं आपकी वेबसाइट में जो आपको रिमूव करने हैं, है ना। कोडिंग वाली में, वर्डप्रेस में ये टेक्निकल इश्यू कभी नहीं आते। कैनोनिकल इश्यू सबसे खतरनाक है। ये आपकी वेबसाइट, आपको लगता है कि डुप्लीकेट नहीं है, अरे मैंने तो डुप्लीकेट रखी नहीं, लेकिन क्योंकि कैनोनिकल इश्यू है। डुप्लीकेट कैनोनिकल इश्यू का मीनिंग पता है क्या है? सिंगल रिसोर्स इज ओपनिंग फ्रॉम मल्टीपल यूआरएल्स। अलग अलग यूआरएल से एक ही रिसोर्स खुल रहा है, तो वो कैनोनिकल इश्यू है। एक्टिव फाइल में जाके उसका
अगर कोडिंग कोडिंग में है वो सब। कोडिंग में है तो .htxs फाइल से ये रिमूव होंगे, नहीं तो वर्डप्रेस में तो कोई जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में तो संभाल नहीं है। वर्डप्रेस अपने आप हैंडल करता है सब कुछ, ठीक है। एक्चुअली सर वो कोई इंक्वायरी की है डिजिटल मार्केटिंग की, मैडम है कोई, तो अभी मैडम को आएंगे। अब बोलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ये अब नया कॉन्सेप्ट कल हम डिस्कस करेंगे, है ना। इंक्वायरी आई हुई है, मैडम आई नहीं अभी, तो मैं हैंडल कर लूं। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्दर 2-3 पॉइंट बचे हैं अभी ऑन पेज एसईओ में, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑफ पेज की तरफ चलेंगे। मेरा टारगेट है हम नए साल से पहले पहले अपना एसईओ खत्म कर दें। सर एक चीज मेरा यूट्यूब रहेगा, यूट्यूब ऐड वगैरह, उसका मैंने देखा कि यूट्यूब में बेसिकली यही है, आपको ऐड करना है। एडोबी में आप बताएंगे ना, वो जिसमें बताऊंगा मैं, अभी आगे की बात है। ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। यूट्यूब गूगल चलिए 25 रुपये अभी देंगे।